दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के ऑनलाइन पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2021 में हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी का 16 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर जो कि है पेपर 1 का। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपकी हिंदी लैंग्वेज शामिल है। अभी इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही करेंगे। एक वीडियो इसमें हमारा आ चुका है जो कि था 20 दिसंबर 2021 का। पेपर 2 का उसमें मैंने आपका कराया था। बाकी जो पेपर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। 16 दिसंबर का ये पेपर 1 का रह गया था क्योंकि 16 दिसंबर में पेपर 2 नहीं हो पाया था, तो बस इसमें पेपर 1 का ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो देखो जो पैसेज होते हैं ना, पैसेज को सोल्व करने का तरीका एक ही है, तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में सिखा दूंगी कैसे सोल्व करते हैं। बाकी हमारी जो ये क्लासेस रहेंगी वो पैडागोजी पर आधारित ही रहेंगी। 15 क्वेश्चन जो पैडागोजी के होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप सोशल साइंस पेपर 2 की भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि आपको कंप्लीट कंटेंट सोशल साइंस का मिल जाएगा सीटेट के लिए। तो 100% सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो सीटेट में। बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आपको मिलेंगी जल्दी ही। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। मतलब उद्देश्य क्या है उसका, ये पूछा गया है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। पहेलियों और वर्ग पहेलियों को बेसिकली शामिल करने का मकसद है शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करना। तो ये क्या करता है, समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है विद्यार्थियों में, इसलिए हम पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल इसमें करते हैं पाठ्य पुस्तकों में जो भाषा की होती है, लैंग्वेज की होती है बेसिकली। तो देखो अगर हम बात करें प्रैक्टिस यानी अभ्यास की, जो हम करते हैं ना अभ्यास, जैसे मान लो हमने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद में प्रैक्टिस दी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स भरो, मैचिंग मिलाओ या फिर और कुछ होगा, वर्ड मीनिंग लिखो। इस तरह के जो अभ्यास होते हैं किसी भी पाठ्य पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभ्यास पाठ्य सामग्री की प्रकृति के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले शिक्षार्थी के मानसिक विकास के अनुसार सीखे गए ज्ञान, विज्ञान और भाषिक कार्य की पुष्टि करने वाले होने चाहिए। कहने का मतलब ये है जो हमारी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस जो हम देते हैं बच्चों को, वो एक तरह से ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों के मानसिक विकास में हेल्प करे, जो उन्होंने सीखा है और उसको और मजबूत करे। तो एक तरह से जो हमारा जो अभ्यास है, प्रैक्टिस जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। और समालोचनात्मक चिंतन जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ है, ये एक ऐसी क्षमता होती है जिससे वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचना और अनुभव का विश्लेषण किया जाता है। तो शिक्षकों द्वारा बालकों को किसी विषय या पाठ को समझकर तथा सूझ के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए काम दिया गया है, बच्चों को किसी भी पाठ या विषय को समझकर सूझ के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करें, ना कि रटने पर जोर दें। इसके लिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना चाहिए। पहेलियाँ जो होंगी ना, पहेलियों से दिमाग पर जोर डलता है। आपने भी बचपन में पहेलियाँ खूब सॉल्व करी होंगी। तो ये इसका मकसद यही है कि वो सूझ के आधार पर सीखें, ना कि रट करके सीखें। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। देखो उससे सामान्य व्यवहार ऐसा करेंगे जैसे बाकी बच्चों को आप ट्रीट कर रहे हैं वैसे उनको भी करेंगे। उनको ये थोड़ी ना फील कराएंगे कि आप कहीं से प्रॉब्लम में हो या फिर आप दूसरे बच्चों से अलग हो। तो हम ये कभी नहीं दिखाते बच्चों को, नहीं तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। तो हम बाकी बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करेंगे, अलग से उसको कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि भाई सहानुभूति भरा व्यवहार रखेंगे। उसको लगेगा कि मैं कोई बेचारा हूँ जो मुझसे ऐसे टीचर बिहेव कर रही है, बाकी से तो नॉर्मल बिहेव करती है, मेरे से पता नहीं कितनी हमदर्दी दिखाती हैं। बालकों को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे। उनको ऐसा भी नहीं करेंगे भाई उनको छूट वूट देंगे किसी चीज़ में। नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। तो मतलब हेल्प कई तरीक़ों से हम कर सकते हैं, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं जताएंगे कि वो दूसरों से अलग है। तो सामान्य व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? आकलन हम कर रहे हैं। आकलन जो है मूल्यांकन का पार्ट होता है। बच्चों ने कितना सीख लिया है उसका आकलन करना। तो एक भाषा शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड।
शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। शिक्षार्थियों ने जो सीख लिया है, अब जो वो हमें पता चला आकलन के दौरान कि भाई उसने ये सीखा है, और अलग अलग तरीक़ों से हम क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठी करेंगे। उसे क्या करेंगे, उसी शिक्षार्थियों को जिनका हमने जानकारी इकट्ठी करी है उनको और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन जो है, उसकी फुल फॉर्म दी गई है सतत और व्यापक मूल्यांकन होती है इसकी फुल फॉर्म। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है सीबीएसई और साथ ही भारत में राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए मूल्यांकन की एक विधि है। तो यहाँ पर ये जो विधि है बालकों के निरंतर अर्थात लगातार आकलन पर बल देती है। देखो हमारे यही मकसद नहीं है कि भाई बच्चे को सिखाते रहो सिखाते रहो सिखाते रहो। हमें कैसे पता चलेगा बच्चे ने कितना सीखा है या फिर कितना सिखाने की ज़रूरत है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे सीखने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, उसका निदान भी तो करेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है हम सिखाते जा रहे हैं बस अपना काम ख़त्म करते जा रहे हैं। बाद में जब देखा, जब एक तरह से सबमिटिव असेसमेंट हुआ लास्ट में, तो हमें पता ही नहीं है बच्चे तो नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे उसका रिजल्ट निकला 0। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीखा उसने। तो एक तरह से निरंतर इसको बोलते हैं, निरंतर मूल्यांकन, निरंतर आकलन, निरंतर या फिर लगातार। लगातार ये नहीं कि भाई रोज़ ले लेंगे, निरंतर होता है, एक टाइम होता है। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने सुना होगा, मंथली टेस्ट होते हैं, या फिर आपके जो आपके होते हैं ना हाफ ईयरली होते हैं। ये होता है हमारा निरंतर या फिर लगातार आकलन, जो कि हम लर्निंग के दौरान लेते रहते हैं। उससे हमें बच्चे का पता चलता रहता है। तो हमें पता चलता रहता है बच्चे का कि जो उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं ना अधिगम संबंधी, उनका समय पर पता लगाकर उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सकेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो जो एक तरह से बड़े अक्षरों वाली जो किताबें होती है, रंगीन चित्र जिसमें होते हैं, उसके बारे में सही नहीं बताना है। देखो इस बात पर ज़रूर फोकस करें जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं तो नहीं पूछा है कहीं इसमें, तो ध्यान देंगे। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 4th। ये पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तो ये यहाँ पर गलत है। इसमें ये सभी पॉइंट इंक्लूड होते हैं जो बाकी आपके दिए हैं। ये कैसे सृजनात्मक कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती हैं जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। एक तरह से क्रिएटिव हो गई ना, ये कलरफुल हमें दे दिया है, बड़े बड़े इसमें टेक्स्ट हो गई है, बड़े बड़े चित्र हो गए हैं। बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है। बच्चे इसमें देख करके ना खुद से ही चित्रों के द्वारा खुद से ही सीख लेंगे, उनको हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती हैं। तो कई सारे फायदे होते हैं इसके, तो ये गलत है इसमें 4th ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में रंगीन चित्रों और बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तकें मदद करती हैं, क्योंकि क्या करती हैं ये पुस्तकें, जो वही हैं पॉइंट सारे जो कि हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। एक तो रोचक बना देती हैं, इंटरेस्टिंग बना देती हैं ये हमारी पढ़ाई को, बच्चों की पढ़ाई को, और क्योंकि इसमें चित्र दिए होते हैं, कहानियाँ दी होती है चित्रों के द्वारा। तो वही सब चीज़ें हैं जो कि हमारे बाकी ऑप्शंस में भी। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। देखो जब हम कोई लैंग्वेज का सहारा लेते हैं ना, लैंग्वेज जो है हमारी हेल्प करती है बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने में। अभी मान लो आपको हिंदी आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, तो हिंदी में ही आपके बाकी सब्जेक्ट्स होंगे। तो क्या करेंगे आप, साइंस भी जो पढ़ेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे। आप जो बाकी का जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आप सोशल साइंस पढ़ेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे। तो आपको जो भाषा आती है उससे आपको समझने में मदद मिलेगी। अब मान लो आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है, अभी कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा हिंदी में, तो आप क्या करेंगे, उसको इंग्लिश में देखेंगे। ये इसमें भी तो आप ऐसे करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जो हम कंटेंट जो रखते हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, ये इसलिए रखते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा जो भाषाएं होंगी ना, उससे बच्चों को अन्य भाषाओं को सीखने में और नए विषयों को सीखने या समझने में आसानी होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियाँ देखी, यानी गलतियाँ देखी और महसूस किया कि, तो त्रुटियाँ देखकर टीचर ने क्या सोचा। सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सोचा टीचर ने कि बच्चे की त्रुटियाँ जो हैं, गलतियाँ जो हैं,
स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। भाई देखो, कहते हैं ना कि मतलब ना सीखने से तो गलतियां करके जो सीखता है वो बेहतर है। भाई वो थोड़ी ना बेहतर है कि जो बिल्कुल सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बेहतर तो वो हुआ ना जो सीखने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो गलतियां क्यों ना कर रहा हो, 1000 गलतियां क्यों ना कर रहा हो, भाई कभी ना कभी तो सीखेगा। तो त्रुटियां स्वाभाविक हैं, कोई अगर सीखेगा तो गलतियां करेगा। तो अधिगम की संकेत का मतलब कि भाई बच्चे सीख रहे हैं, इस बात का संकेत करती हैं उनकी गलतियां। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रुटियों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं, या फिर इसके बारे में क्या है जानकारी त्रुटियों के बारे में, गलतियों के बारे में। त्रुटियों को ही गलतियां भी कहते हैं। त्रुटियां जो हैं शिक्षक को बच्चों की सीखने की संबंधी ज़रूरतों से परिचित कराती हैं। भाई बच्चे गलती कर रहे हैं तो आप टीचर को पता चल जाएगा बच्चे इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में गलती कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट की उनको समझ नहीं है, इसको और समझाने की ज़रूरत है, समझ में नहीं आया बच्चों के, ये उसको और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। शैक्षिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधि अपनाते हैं उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अभी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है भाई लर्निंग में, कुछ उनसे नहीं हो पा रहा, कुछ वो बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो शिक्षक क्या करेगा, कठिनाइयों को पता लगाएगा, उनको दूर करेगा। जो उसमें वो विधियाँ अपनाता है उसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। गलतियां जो होती हैं शिक्षकों को उपचारिक शिक्षण में मदद करती हैं। अभी क्योंकि जब पता चल जाएगा वो बच्चा किस चीज़ में गलती कर रहा है तो उसी पॉइंट पर फोकस करेगा टीचर, ना कि सारी चीज़ को पढ़ाएगा। मतलब मान लो कोई चैप्टर में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया बच्चों को, तो अब उसके लिए ज़रूरी नहीं पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर पढ़ाएं, बस वही टॉपिक पढ़ाएं जिसमें गलती हो रही है। वैसे ही भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी नहीं होती हैं। कहने का मतलब है जो गलतियाँ हैं टेम्परेरी हैं, जब बच्चा सीख लेगा तो वो गलतियाँ करनी बंद कर देगा अपने आप ही, तो इसलिए वो टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं है। अभी मान लो आप भी कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो, मान लो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अज्ञानता मतलब हो गया कि बिल्कुल भी ज्ञान ना होना। तो त्रुटि का अर्थ जो है ना भाषा अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो हर कोई गलती करता है, ऐसा तो नहीं है कोई भी चीज़ सीखता है तो बिना गलती के सीख लेता है। तो अज्ञानता ना समझें इसे, अगर बच्चा गलतियाँ करता है तो। अज्ञानता से मतलब वो जानता नहीं उसके बारे में। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। वो इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन होता है ना, एक दूसरे की हेल्प से जो चीज़ें सीखते हैं, बस वही है। और वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे हैं ना वो सोशल इंटरेक्शन से अच्छे से सीखते हैं। जो उनके सहपाठी होते हैं, साथ की उम्र वाले होते हैं या फिर साथ में पढ़ने वाले होते हैं, उनके साथ ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो उसी के अनुसार जोड़े और समूह कार्य के लिए योजना बनाए टीचर, जिससे कि वो अपने जो साथी हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके सीख सके। इसको बेसिकली जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा है, ये जो हेल्प होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन्होंने कहा है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कही है, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। जो लोग हेल्प प्रोवाइड कराते हैं उनको कहा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। वो उनके बच्चों के टीचर भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके जो साथी हैं पढ़ने वाले, साथ खेलने वाले, वो भी हो सकते हैं। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ये वाला एरिया, जिसमें जो लर्नर है वो दूसरे की हेल्प से सीखता है। इससे सबसे पहला वाला जो पॉइंट होता है हमारा, इसमें आता है वो एरिया जिसमें बच्चा खुद से ही उन चीज़ों को सीख लेता है, किसी भी चीज़ों को। लेकिन ये वाले एरिया में आता है, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है सीटेट में। ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये वो एरिया है जिसमें कि बच्चा हेल्प से सीखता है। वो जो हेल्प प्रोवाइड कराते हैं उनको वाइगोत्स्की ने कहा है मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, इसमें टीचर हो सकते हैं, इसमें कोलीग्स हो सकते हैं, मतलब कि बच्चे के साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं। इसको स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। बाकी एक दायरा ये आता है जो बच्चे की पहुंच से दूर ही होता है, ये बच्चा नहीं सीख सकता, ना हेल्प से ना बिना हेल्प के। तो ये बेसिकली ये वाले एरिया से पूछा जाता है। ये लिखा है ना यहाँ पे, व्हाट कैन आई डू, ये बच्चे के लिए लिखा है, ये बच्चा खुद कर सकता है। दूसरा है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। तीसरा है व्हाट आई कांट डू, यानी कि वो कर ही नहीं सकता जो।
तो इसमें बेसिकली वही है जो मैंने आपको भी समझाया, वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी। थ्योरी मैंने अलग से लिख दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? तो क्योंकि देखो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पैडागोजी है ना ये। पैडागोजी का मतलब कि हमें कोई सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, जब इसके साथ लैंग्वेज जुड़ गया तो हमें लैंग्वेज कैसे पढ़ानी है ये हम इसमें सीखते हैं। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन पर गौर करें तो सारे इसी तरह के हैं, मेथड्स वगैरह से रिलेटेड हैं, कैसे आप पढ़ाएंगे, लैंग्वेज कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। तो ये लैंग्वेज टीचर के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसा ना हो कि भाई कोई अलग पृष्ठभूमि से आया, अलग बैकग्राउंड से आया तो उसके साथ आप अलग व्यवहार करोगे। सभी कल्चर को आपको रिस्पेक्ट करनी है, सभी पृष्ठभूमि को आपको रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से हो। बच्चों को ये बिल्कुल महसूस नहीं कराना वो अलग है, तो सभी को इक्वली ट्रीट करना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं लैंग्वेज टीचर के लिए जो उसको ध्यान रखनी है। बोलने पढ़ने के दौरान गलती होने पर बच्चों को तुरंत टोकना नहीं चाहिए। हम बाद में टोक सकते हैं लेकिन तुरंत नहीं टोकना चाहिए, उससे क्या होगा, वो हेजिटेट करेगा फिर आगे पढ़ने या बोलने में। शिक्षक का टोकना बच्चे में भय और अरुचि के भाव उत्पन्न कर सकता है। वो नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट नहीं लेगा कि भाई मैं नहीं बोलूँगा, टीचर तो मुझे टोक देती हैं, या फिर वो डरेगा फिर अपनी बात कहने से। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए जिससे बच्चों की झिझक दूर हो सके। अब देखो बच्चों को आपको क्लास में ना सबको खड़े होकर पूछना चाहिए क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है आपने 2-3 बच्चे चुन रखे हैं, भाई ये ब्रिलियंट बच्चे हैं, ये आंसर देंगे तो भाई हम इनको ही खड़ा करेंगे। आपको बनाना चाहिए लाइन से एक एक बच्चे को उठाओ, हर किसी का नंबर आना चाहिए जिससे कि हर किसी की झिझक दूर हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब इंतज़ार करते हैं उनसे कोई कहे, वो बिना कहे नहीं जवाब देते। तो टीचर को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, झिझक दूर हो सभी बच्चों की, वो सहजता से आत्मविश्वास के साथ स्वयं को अभिव्यक्त कर पाएँ, खुद की बात को कह पाएँ। यदि बच्चे घर की बोली अथवा स्थानीय भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति को समान महत्व देना चाहिए। मान लो भाई कोई आसाम वगैरह से आया है, नॉर्थ ईस्ट से कोई बच्चा है या नॉर्थ इंडिया में पढ़ रहा है, अपनी लैंग्वेज में वो बता रहा है तो उसको वैल्यू करो, भले किसी को समझ में ना आ रही हो लेकिन उसको ये लगेगा कि भाई मेरी जो लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया बच्चों के कार्यों की प्रशंसा पुनर्बल का कार्य करती है। तो ये सभी पॉइंट्स टीचर को ध्यान में रखने होते हैं, लैंग्वेज टीचर को। अब क्योंकि लैंग्वेज पढ़ानी है तो यही सिखाने के लिए पैडागोजी हम पढ़ते हैं कि हम ये लैंग्वेज कैसे सिखानी है। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? सही ऑप्शन हो जाएगा 4। बहुभाषी मतलब जिस कक्षा में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हों। 4th ऑप्शन है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने, संप्रेषण होता है इंग्लिश में कम्युनिकेशन, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें। अभिव्यक्ति होती है जो बच्चा अपनी बात कहता है, खुद को अभिव्यक्त करता है तथा उनके विचारों को सम्मान दे। तो हम सभी बच्चों को इतनी फ्रीडम देंगे कि वो अपनी भाषा में, खुद की भाषा में कम्युनिकेट कर सकें, दूसरा खुद को व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सकें, और उनके जो विचार हों उनकी हम रेस्पेक्ट करें। ना कि उनका, देखो कुछ होंगे ना ऐसे टीचर होते भी हैं, बच्चा कुछ बोल रहा है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। भाई उसका जितना ज्ञान है वो उतनी बात करेगा, उसको रेस्पेक्ट करें, उसके विचारों को रेस्पेक्ट करें। तो कक्षा में सभी बच्चों की भाषा को उचित स्थान देना ही बहुभाषिकता होती है। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, भाई अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, उसमें ट्राइबल ग्रुप से लोग हो सकते हैं, उसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग हो सकते हैं। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से ही पता चलता है कि बहुभाषिकता बच्चों की संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन, बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर क्लास में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे तो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से होगा, बौद्धिक जो स्तर है उनका वो बढ़ेगा। भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो जोड़े और समूह में किए जा सकें, क्योंकि उसके लिए सही ऑप्शन हमें चुनना है। सही ऑप्शन होगा 3rd। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सीखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है उसी से लिया गया है। उसमें भी हमने देखा था कि बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ, अपने साथियों के साथ ईजिली सीखते हैं। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी उसी थ्योरी से
रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मैंने वही लगा दिया है। ये दायरा होता है जिसमें बच्चा खुद से सीख लेता है, ये दायरा होता है जिसमें बच्चा दूसरों की हेल्प से सीख लेता है। इसमें 2-3 वर्ड याद रखेंगे। इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसको स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं उनको मोर नॉलेजेबल अदर्स की संज्ञा दी जाती है। और इसमें देखो टेक्नोलॉजी और टूल के इस्तेमाल से भी हेल्प मिल सकती है। भाई किसी जैसे मान लो कंप्यूटर की हेल्प से या फिर टीचिंग एड की हेल्प से भी हम उसको लर्निंग करा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से इसमें आते हैं। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो ये किसका लक्षण हो सकता है? ये हो सकता है डिसलेक्सिया का। पढ़ने में क्षमता जो होती है, जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। डिसलेक्सिया की बात करें तो इसमें कुछ पहचान है इसकी। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है बच्चे को, इसमें एकाग्रता में कठिनाई होती है। मतलब जैसे हम ध्यान लगा करके कोई चीज़ पढ़ लेते हैं ना, फोकस करके, फोकस नहीं हो पाता बच्चा, पढ़ते समय बार बार अटकता है, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर पढ़ता है। जैसे मान लो पढ़ा लिखा है ना, ये ढाप करके पढ़ेगा, ये मतलब इधर के इधर कर देगा लेटर्स और इधर के इधर लेटर कर देगा, ये दिक्कतें आती हैं। वर्तनी दोष से पीड़ित होगा, ये मात्राओं में गलतियाँ करेगा, स्मृति शक्ति का कम होना, याददाश्त कम होगी इसकी, समान उच्चारण वाली ध्वनि को पहचान नहीं पाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो होते हैं ना, उसमें गलतियाँ करेगा। भाई ये एक मात्रा से खेल बदल जाता है हिंदी में, तो उसमें गड़बड़ करेगा ये। तो इसको समझने में कठिनाई होती है, शब्दकोश का भी अभाव होता है, जो कैब होती है इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती बच्चे की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? देखो आकलन से फिर आ गया, आकलन मूल्यांकन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आकलन वैसे मूल्यांकन का ही एक पार्ट होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। आकलन कहा गया है जो हम आकलन करते हैं बच्चे का, जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ना, जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तभी होना चाहिए, और ये विद्यालय आधारित होना चाहिए, तो समावेशित उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके बिल्कुल लास्ट में हम आकलन कर रहे हैं। लास्ट में भी होता है, लेकिन लर्निंग के दौरान भी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, समाचार पत्र को। प्रमाणिक सामग्री जो है ना, वो सामग्री होती है जो देशी वक्ताओं द्वारा समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के संदर्भ में विशेष रूप से देशी वक्ताओं के लिए लिखे गए थे। मतलब देसी लोग ही लिखेंगे इसको, और देशी लोगों के लिए ही लिखेंगे, इसमें किसी विदेशी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। प्रमाणिक सामग्री में स्थानीय लेखकों द्वारा अपने चारों ओर की भौगोलिक सामाजिक स्थिति को दर्शाया जाता है। जो लोकल राइटर होगा, मतलब आसपास का ही होगा, तो उसकी ही अपने चारों ओर की ही वो ज्योग्राफिकल या फिर सोशल कंडीशन को दर्शाता है उसमें। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर वो लिख सकता है, 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता हो सकती है, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा हो सकती है, भाई उसी के टाइम की, एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून हो सकता है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो प्राकृतिक भाषा तथा संदर्भ में लिखी गई कोई पठन सामग्री, श्रव्य, वीडियो या फिर वस्तु इसमें इंक्लूड होती है। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम, जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है बेसिकली प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है। संग्रह कैसा होता है? भाई बच्चा जो भी परफॉर्मेंस देता है ना पूरे साल के दौरान, बच्चों द्वारा किसी विशेष समय अंतराल या फिर समय की एक निश्चित अवधि में तैयार किया गया होता है। अभी जो बच्चे ने ये भी किया है, जैसे किसी ने ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग जो उन्होंने बनाई है, कविताएं उन्होंने लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, कोई वर्कशीट बनाई है किसी चीज़ की, उन सभी को क्या वो इकट्ठा करेंगे, तो टीचर को तो थोड़ी हेल्प हो जाती है उससे कि भाई जो बच्चे की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही। तो प्रपत्रों के संगठित और क्रमबद्ध संग्रह के रूप में पोर्टफोलियो बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करते हुए उनकी क्रमशः प्रगति को संदर्भित करता है। भाई जो भी एक्टिविटी होगी स्टेप बाय स्टेप तो होगी ना, आगे बढ़ते जाएंगे तो उससे पता चलेगा भाई बच्चा पहले कैसे था, अभी जो है उसमें कितना सुधार आया है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट और अन्य उत्कृष्ट कार्यों को संरक्षित रखा जाता है
भाई उसके स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंस रही है वो भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सहज ज्ञानवाद के अंदर ये चीज़ आती है कि मानव जो है भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेता है। सहज का अर्थ होता है एक साथ उत्पन्न या फिर बिना परिश्रम के प्राकृतिक रूप से उत्पन्न। जो आप कहते हो भाषा अर्जित करना, अर्जित जैसे मान लो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, वो भाषा हमने अर्जित की है, हमें मिली है ऑटोमेटिकली, वो हमने सीखी नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तो हमने आसपास अपने बोलते देखा लोगों को हिंदी भाषा, तो वही हमने क्या कर ली, अर्जित कर ली, वो सहज ही अर्जित कर ली, प्राकृतिक रूप से हमने अपना ली, वो उसी को कहा गया सहज। तो हमने उसके लिए मेहनत थोड़ी ना करी। जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए कितनी मेहनत करते हो, आप वोकैब पढ़ते हो, आप सेंटेंसेस सीखते हो, आप कितनी वीडियोस देखते हो, कितनी ऑडियो सुनते हो, परिश्रम करते हो उसके लिए, मतलब मेहनत करते हो। लेकिन जो आपने हिंदी सीखी थी वो उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगी, वो आपको नेचुरली आ गई, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, उसी को कहते हैं सहज। तो भाषा अर्जन जो है इस प्रक्रिया में बालक सुनकर बोलकर भाषा ग्रहण करता है, अर्जित करता है। सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं सभी को शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। और न्यूज़ भी इस पर मिलती हैं आपको, और बाकी कंटेंट भी मिलता है। CTET की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।